नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मधेपुरा पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के भोन गांव में छापेमारी की, जहां से झोपड़ी में चल रहे मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित कट्टा, पिस्टल बनाने के औजार के साथ साथ कई और सामान बरामद किया है। पुलिस ने मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। एक व्यक्ति के जमीन पे बनी हुई झोपड़ी के अंदर भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार, आरी, छेनी और पिस्टल में यूज़ होने वाले स्प्रिंग, इसके अलावा कास्टिंग करने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल होते हैं जैसे ड्रिलर है, लोहे की रेल है, हथौड़े हैं, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। सभी को जब्त किया गया है। 3 व्यक्तियों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक व्यक्ति का नाम श्याम कुमार पासवान है, जो कि उसी गाँव का रहने वाला है, भान गाँव का। एक का नाम ओसिम है, दूसरे का नाम मुन्ना है। ओसिम और मुन्ना दोनों मुंगेर जिले। वहीं 2 दिन पहले पटना सिटी के पोल्ट्री फार्म में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ था। पुलिस ने जब तलाशी शुरू की तो यहां भी बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। फतेहपुर के इस घर में कहने को तो पोल्ट्री फार्म चल रहा था, लेकिन जब पटना पुलिस ने चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू किया तो जमीन के 10 फीट नीचे अंधेरे तहखाने में मिनी गन फैक्ट्री देखकर सबके होश उड़ गए। जैसे जैसे तलाशी चलती गई, एक के बाद एक पिस्टल, मैगजीन और कारतूस से लेकर हथियार बनाने के छोटे बड़े उपकरणों का ढेर लगता गया। तो मौके पर हथियार बनाने वाले कारीगरों के साथ साथ 6 धंधेबाजों को धर दबोचा गया। हालांकि मुख्य सरगना भाग निकला। 10 फीट का लगभग गड्ढा है, ऊपर से प्लाई ढक के नीचे सीढ़ी नुमा रास्ता से प्रयोग करते थे जाने आने। मुर्गी के दरबे में हथियारों का ये गौरख धंधा सालों से चलता आ रहा था। आखिरकार पटना पुलिस ने इस अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर अपराधियों के बीच खलबली मचा ही दी। मनोज, न्यूज़ 18 पटना सिटी। छपरा में एक युवक की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। घटना एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ की है। मृतक का नाम अरुण गुप्ता था, जो फास्ट फूड की दुकान चलाता था। आज जब वो घर से बाहर निकला तभी उसे गोली मार दी गई। पुलिस ने मौके से एक देसी पिस्टल बरामद किया है। खगड़िया के बेलदौर के बाबा बासा के पास पूर्व पंचायत सदस्य समिति सदस्य नरेश राम की गोली मारकर हत्या कर दी। मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी, जहां से इलाज के लिए बेलदौर पीएचसी लाया गया, लेकिन तब तक मौत हो गई। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। वहीं परिजनों का कहना है कि वे नेता थे और सबसे मिलते जुलते रहते थे। घटना के पीछे के कारण को वो नहीं जानते हैं। दशा हुआ, खाली घूमने गया, दिल्ली जाता था घूमने के लिए। अच्छा, दासिन बसा के सामने गोली मार दिया। ये कितने समय की बात है? ये समय यानी कि 6:30 बजे के पकड़ के पीछे लग गया था। हम सब सोचे कि उनका कोई व्यक्तिगत गप होगा, इसलिए पीछे लग गया, जो हमारे सामने हम नहीं करना चाहता। तो थोड़ा हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। हम सोचे जब गप करके आएंगे। थोड़ा देर के बाद जब हम पीछे ओझल हो गया, कोई हाथापाई भी हमको नहीं समझ में आया, लेकिन जब ओझल हो गया तब गोली का हम आवाज सुने। नालंदा की दीपनगर थाना क्षेत्र में डॉक्टर की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने दीपनगर के पास बिहार शरीफ राजगीर सड़क मार्ग को जाम किया। प्रदर्शन कर रहे लोग आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग कर रहे थे। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। बता दें कि दीपनगर बाजार में कल एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई। वहीं 2 कंपाउंडर को चाकू मारकर घायल कर दिया था। जो विधि व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण है। हम लोग ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं। कल जो घटना घटित हुई थी दीपनगर में, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए जो 2 नामजद अभियुक्त के विरुद्ध FIR दर्ज हुआ है, उसमें एक की गिरफ्तारी हुई है और जो फरार है उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग छापेमारी कर रहे हैं और जो डिटेल है उनसे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन को हम लोग काफ़ी तेज़ी से कर रहे हैं और जो भी अनुसंधान में बातें आएंगी उसके आलोक में हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। पटना के गौरीचक में तमंचे के बल पर डांसरों को नचाने और उनसे दुष्कर्म की कोशिश की गई। इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें फतुहा प्रखंड का उप प्रमुख रजनीश कुमार भी शामिल है। साथ ही 2 पिस्टल, 4 कारतूस और 3.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि बंगाल से 4 डांसरों को बुलाया गया था, जिसके बाद फतुहा प्रखंड का उप प्रमुख और उसके सहयोगी डांसरों को सुनसान जगह पर ले गए और हथियार दिखाकर डांस करने को कहा।
इससे इनकार करने पर उनके साथ मारपीट की गई और दुष्कर्म की कोशिश की गई। कटिहार में पीएफआई की ओर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें बाबरी मस्जिद के नाम पर उकसाने की कोशिश की गई है। इस घटना पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि गृह विभाग और कटिहार पुलिस महकमे ने इसे गंभीरता से लिया है और निश्चित तौर पर इस मामले पर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। बिहार सरकार का गृह विभाग इस मामले में गंभीर है, हमारी पुलिस भी गंभीर है और इस तरह के जो भी तत्व हैं जो इस तरह की शरारत की है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। आगे बढ़ते हैं। सर्जरी का अधिकार मिलने के बाद आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने धन्यवाद यात्रा निकाली जिसमें कई संगठनों के डॉक्टर के साथ मेडिकल छात्र भी शामिल हुए। आयुर्वेद से एमएस करने वाले डॉक्टर्स को सर्जरी का अधिकार मिला है। हालांकि इसके खिलाफ आईएमए ने 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स ने कहा कि वे एलोपैथिक डॉक्टर्स को जवाब देने को तैयार हैं। आयुर्वेद चिकित्सकों को सर्जरी का अधिकार मिलने के बाद एक तरफ जहां राज्य भर के आयुष और आयुर्वेद चिकित्सकों ने धन्यवाद यात्रा निकाली है, वहीं एमबीबीएस यानी एलोपैथ चिकित्सकों ने आईएमए के तत्वाधान से 11 दिसंबर को देशव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। इस वक्त आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आयुर्वेदिक कॉलेज का, जहां पर देख सकते हैं कि बड़े जत्थे में जो डॉक्टर हैं यहां से कारगिल चौक तक मार्च करने वाले हैं और ये लोग सरकार के लिए धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो दूसरी तरफ एलोपैथिक चिकित्सक सामने है, यानी 11 दिसंबर को देश भर में हड़ताल पर जाएंगे। देख सकते हैं तस्वीर, चिकित्सकों के साथ साथ जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं और तकरीबन 700 से 800 संख्या है इन लोगों की। और ये लोग अभी एक तरह से कहें कि आयुर्वेद के साथ साथ जो एलोपैथ चिकित्सक हैं उनको जवाब देने के लिए ये लोग तैयारी किए हैं और धन्यवाद यात्रा निकाले हैं। जरा हम बात करते हैं, चिकित्सक हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे किस तरह की यात्रा है? ये हम लोगों ने सरकार, आप जानते होंगे कि भारत सरकार हम लोगों का आयुर्वेद चिकित्सकों को जो क्वालिफाइड हैं, जो एमएस वगैरह किए हुए हैं, उनको जो है सर्जरी करने का अधिकार दिया है। ये लंबे अंतराल के बाद, लंबे मांग के बाद ये किया गया है और संवैधानिक नियमों के तहत, संवैधानिक प्रक्रियाओं के तहत किया गया है। इसलिए हमारा तो गुजारिश एलोपैथिक डॉक्टरों से, चिकित्सकों से होगा कि इसमें विघ्न न डालें। ग्लोबलाइजेशन में WHO ने भी माना है कि 80% जितने भी मेडिसिन है वो आयुर्वेद की ही देन है, चाहे वो मेडिसिनल हो या आपका जो है मिनरल्स हो, इसी से बना है। आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? एलोपैथिक तैयार है, बिल्कुल तैयार है। काफ़ी पुराना हमारा मांग है, बहुत पहले से 50 साल पहले से जो है वो हमें ये अधिकार की जो है वो लड़ाई चल रही थी और ये मांग थी। अधिकार के लिए लड़ाई चल रही थी, अधिकार मिल गया है, लेकिन ये अधिकार एलोपैथिक चिकित्सकों को नागवार गुजर रहा है। एक तरफ जहां ये लोग आगाज कर रहे हैं धन्यवाद यात्रा से, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के सड़कों की, जहां पर बड़ी संख्या में जत्था निकला है राज्य भर के जो आयुष और आयुर्वेद चिकित्सक हैं विभिन्न संगठनों के। तो निश्चित रूप से एक जवाब देने के लिए तैयारी है। आयुर्वेद चिकित्सक भी किसी भी मामले में कम नहीं है, लेकिन इंतजार करना होगा 11 दिसंबर को, जब एलोपैथिक चिकित्सक देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे और कोविड काल है, ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना असर पड़ने वाला है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। सियासी गलियारे से खबर। नीतीश कुमार ने शनिवार को पार्टी के हारे हुए प्रत्याशियों से मुलाकात कर हार की समीक्षा की। जेडीयू को सबसे करारी हार शाहाबाद के इलाके में मिली है, जहां 22 सीटों में एक भी सीट जेडीयू के खाते में नहीं आई और पिछली बार जीते सभी प्रत्याशी अपनी सीट गंवा बैठे। हार के कारण क्या रहे, ये शाहाबाद में हारे हुए जेडी प्रत्याशियों की जुबानी ही जानने की कोशिश करते हैं। भाजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया। शनिवार को जेडीयू कार्यालय में घंटों मंथन चला। नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत की। हार की समीक्षा के दौरान शाहाबाद के भी वो सभी जेडीयू नेता मौजूद रहे जिन्हें इस बार विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। जिस प्रकार से एक स्लोगन चला लोजपा ही भाजपा है, उसको बेहतर ढंग से हम लोग काट नहीं कर पाए, जहां भी रणनीति में चूक हुई हो। शाहाबाद से आने वाले जेडीयू के उन सभी उम्मीदवारों का कहना है कि बीजेपी के कोर वोटर एलजेपी नेता चिराग पासवान के झांसे में आ गए। सिर्फ वोटर ही नहीं, कार्यकर्ताओं में भी बिखराव दिखा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जितना सहयोग मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, जिसका असर
नतीजों में दिखा। वर्करों में बिखराव हुआ और जो बेस वोटर थे उसमें लोजपा ने ये बात कहने में सफल हो गई कि भाजपा ही लोजपा है, लोजपा ही भाजपा है, और नरेंद्र मोदी जी का नारा लगाते रहा। उसका दुष्परिणाम है कि हम 71 में हम सबसे ज़्यादा नुकसान किए। जो एनडीए का वोट था उसमें बिखराव हुआ। बीजेपी के साथियों को जितना मजबूती से लगना चाहिए, मदद करना चाहिए, और उनका जो वोटर लोग थे सही ढंग से मैं समझता हूं कि सपोर्ट नहीं बढ़िया से कर पाए, जिसके चलते ये सब हुआ है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे सहयोगी दल जो बीजेपी के कोर वोटर कहलाते हैं, उनको चिराग पासवान जी ने गुमराह किया और चिराग पासवान जी पर भरोसा कर करके किए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नेताओं पर भरोसा नहीं किए। इसका परिणाम हुआ कि हम लोग एनडीए के उम्मीदवार होते हुए भी आने वाले समय में बदलेगा, फिर से पुनः बदलेगा। ये पीड़ा शाहाबाद के उन सभी जेडीयू नेताओं की है जो जेडीयू की टिकट पर लड़े और चुनाव हार गए। शाहाबाद बिहार का वो इलाका जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। संयुक्त शाहाबाद से कटकर 4 जिले बने, रोहतास, कैमूर, बक्सर और भोजपुर। इन 4 जिलों में 22 विधानसभा सीटें आती हैं, जिन 22 सीटों में एक भी इस बार जेडीयू के पास नहीं है, जबकि पिछली बार जेडीयू 6 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 5 जीत गई थी। जबकि आरएलएसपी से चुनाव जीतने वाले ललन पासवान भी बाद में जेडीयू में शामिल हो गए थे। शाहाबाद जो पिछले चुनाव तक जेडीयू का मजबूत गढ़ रहा है, उस इलाके में हार ने पार्टी नेताओं की चिंता बढ़ा दी है। हारे हुए उम्मीदवारों का कहना है कि उन्हें एलजेपी और भीतरघात का खामियाजा भुगतना पड़ा। अब नीतीश कुमार के सामने चुनौती है कि कैसे वो इस इलाके में पार्टी की स्थिति को बेहतर कर पाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 64वीं पुण्यतिथि के मौके पर आज पटना स्थित एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी सहित कई नेता और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर सुशील मोदी ने कहा कि बाबा साहेब का दलितों के विकास और उत्थान में बड़ी भूमिका रही है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी शुरू से ही हमेशा सदन से लेकर सड़क तक दलितों की लड़ाई लड़ती रही है और आगे भी आरक्षण और क्रीमी लेयर जैसे मुद्दों पर दलितों के साथ खड़ी रहेगी। मित्रों, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने और एक आदेश पारित किया और ये कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होगा। मेरे मित्रों, मैं यहाँ बैठे लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए SC ST में क्रीमी लेयर लागू किए जाने की पक्षधर नहीं है। हम उसका विरोध करते हैं। जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में एक बड़े घोटाले की खबर सामने आई है। जमुई जिले की 3 शाखाओं में करीब 50 लाख के गबन का खुलासा हुआ है। तीनों शाखा के तत्कालीन मैनेजर के खिलाफ बैंक के अधिकारियों ने केस दर्ज करा दिया है, जिसके बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कोऑपरेटिव बैंक में बड़ा घोटाला, 3 शाखाओं से लाखों की हेराफेरी, ऑडिट रिपोर्ट से घोटाले का खुलासा। द मुंगेर जमुई सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में गबन का एक बड़ा मामला सामने आया है। गबन का खुलासा तब हुआ जब 2019 में बंद हुए खातों की ऑडिट कराई गई। ऑडिट में पता चला कि झाझा शाखा से 32 लाख और लक्ष्मीपुर शाखा से 14 लाख और चकाई शाखा में 9 लाख का गबन हुआ है। जो माइग्रा खाता, बता दें कि माइग्रा खाता वो खाता होता है जिसमें खाता तो बंद हो गया लेकिन राशि की निकासी नहीं हुई। वैसे खाते का ऑडिट होने के बाद यह मामला सामने आया है। माइग्रा खाते यानी बंद हो चुके खाते की ऑडिट रिपोर्ट के बाद सहयोग समितियों के रजिस्ट्रार के निर्देश पर केस दर्ज कराया गया है। जमुई जिले की 3 शाखाओं झाझा, लक्ष्मीपुर और चकाई के तत्कालीन शाखा प्रबंधकों पर केस दर्ज कर पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है और आने वाले दिनों में यह आशंका और संभावना है कि नकेल कसा जाएगा और घोटालेबाज या फिर गबन करने वाले सलाखों के अंदर जाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। पटना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक हो रही है। आज की बैठक के बाद आरएसएस प्रमुख पटना से लौट गए। 2 दिनों तक चली बैठक में कोरोना और लॉकडाउन के दौरान आरएसएस के कामों पर चर्चा हुई। इसके अलावा पर्यावरण, स्वच्छता और सामाजिक समरसता पर विशेष चर्चा हुई। आरएसएस के अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक पटना में चल रही है। आज बैठक का दूसरा और आखिरी दिन है।
यहाँ आप देखिए जहाँ पर बैठक चल रही है, अभी हम मौजूद है वहाँ पर केशव सरस्वती विद्या मंदिर में ये बैठक चल रही है और खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत इस बैठक में मौजूद है। आप देख भी पा रहे होंगे उनका कारकेट यहाँ पर लगा हुआ है। अब से थोड़ी देर बाद ये बैठक खत्म होगी और उसके बाद वो यहाँ से पटना से रवाना भी होने वाले हैं। आज ही उनको यहाँ से निकलना भी है, तो पूरी जो उनकी तैयारी है निकलने की वो आप देख पा रहे होंगे। और बैठक आज चूंकि दूसरे दिन की बैठक है, आज सुबह 8:30 बजे से शाम 4 बजे तक ये बैठक चलनी है। 4 बजे ये बैठक खत्म हो जाएगी और इस बैठक में खास तौर पर जो संघ के जो कार्यक्रम है, जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग संगठनों के द्वारा चलाया जाता है, उसकी यहाँ पर समीक्षा हुई है इस 2 दिनों में। खास तौर पर जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि जो बातें इसमें बैठकों में हुई है उसमें पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ जो सामाजिक समरसता और लॉकडाउन के दौरान जो पारिवारिक जो ताना बाना है उन तमाम बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा हुई है। और साथ ही साथ कोरोना में जो संघ से जुड़े लोगों का जो काम रहा है, जिस तरह से कोरोना में उन लोगों ने काम किया है, इसे भी इस बैठक में लाया गया है, इस पर भी चर्चा की गई है और आगे की रणनीति बनी है, चाहे वो गंगा स्वच्छ करने की योजना हो या इस तरह की जो भी जो काम संघ के द्वारा किए जा रहे हैं उन तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई है और इस पर आगे की जो रणनीति है वो बनाई गई है। तो 2 दिनों तक ये बैठक आयोजित थी। चूंकि कोरोना के कारण ये बैठक क्षेत्र के आधार पर की गई है, जिसमें आज 2 दिनों से यहाँ पर पटना में चल रही थी, जिसमें बिहार और झारखंड के जो संघ से जुड़े लोग थे वो यहाँ पर जुड़े थे। तो बैठक का आज आखिरी दिन है और आज ही बैठक के बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत पटना से बाहर चले जाएंगे। कैमरापर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। छपरा के ग्रामीणों के लिए सालों तक लाइफलाइन रहे एक पुल की उम्र पूरी हो चुकी है, लेकिन नया पुल न बन रहा है और न ग्रामीणों को दूसरा रास्ता मिल रहा है। लोहे की पतली पाइपों के सहारे खड़ा ये संकरा सा पुल इटवा के ग्रामीणों को दिन रात उनकी मंजिल का रास्ता दिखाता है, तो गड़खा प्रखंड के 1 दर्जन से ज्यादा गांवों के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं। बारिश के दिनों में हर साल जब गंडक नदी उफान पर होती है तब भी ये पुल गड़खा प्रखंड के ग्रामीणों का साथ नहीं छोड़ता, लेकिन समय गुजरने के साथ आज इस पुल की हालत जर्जर हो गई है। चुनाव के समय नेताजी यहां बड़ा पुल बनाने का आश्वासन तो देते हैं, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें वादा याद नहीं रहता। चंदा इकट्ठा करके बनता है, जब इलेक्शन आता है मंत्री विधायक लोग आते हैं और वोट मांगते हैं, आश्वासन देते हैं कि हमको जितवाइए, पुल बनवा देंगे, और जीतने के बाद में फिर आदमी देखने भी नहीं आते हैं। इस पुल पर कई दरारें पड़ गई हैं, तो लोहे की चादरें जवाब देने लगी हैं। इस पुल से गुजरना अब खतरे से खाली नहीं रह गया, लेकिन गड़खा के ग्रामीण करें भी तो और क्या। संतोष, न्यूज़ 18 छपरा। घर की रानियों ने रैंप पर भी जादू दिखाया। पटना में मिसेज इंडिया क्वीन प्रतियोगिता के दौरान घरेलू महिलाओं का जलवा देखने के लायक था। घर पर चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं जब उत्साह और आत्मविश्वास से लबरेज होकर रैंप पर अवतरित हुई तो लगा धरती पर चांद उतर आया है। मौका था पटना में आयोजित मिसेस इंडिया क्वीन ऑफ ब्यूटी के ग्रैंड फिनाले का, जिसमें बिहार के साथ साथ देश भर की घरेलू महिलाओं ने दुनिया को दिखा दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। घर के किचन से निकली ये महिलाएं जब म्यूजिक और लाइट की चकाचौंध के बीच रैंप पर धीरे धीरे बढ़ती चली तो सभी तंग रह गए। ये हम लोग को प्रोत्साहन कर रहा है। हमें एक पहला मंच मिला है जिसमें हम पहली सीढ़ी अपने पंखों की उड़ान भरने के लायक बन रहे हैं। जो भी तमन्नाएं, हम सब अपने आप में मॉडल हैं, हम अपने घर की रानियां हैं और हम रानियां जब घर की है तो हम बाहर भी इस पे राज कर सकते हैं। शादी के बाद महिलाएं अक्सर अपने घर संसार में सिमट कर रह जाती हैं, लेकिन इस प्रतियोगिता ने उन शादीशुदा महिलाओं को अपने अधूरे ख्वाब को पूरा करने का नया मंच जरूर दिया है। मनोज, न्यूज़ 18 पटना सिटी। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।